अब हम आपको वापस अपने देश में लाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बारे में आपको बताते हैं। अब दिल्ली के दंगा शास्त्र का हम विश्लेषण करेंगे और जब आप ये पूरी कहानी आज सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा इसी साल फरवरी के महीने में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर दंगे हुए थे। 22 फरवरी को जब हिंसा भड़कने की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पूरी सरकार के खिलाफ है, पूरे प्रशासन के खिलाफ है और ये गुस्सा असल में जमीन से निकल रहा है। लोग नाराज हैं, लेकिन 4 दिन तक चले इन दंगों की आग भड़कती चली गई। 53 लोग मारे गए और करीब 600 लोग घायल हुए। कई शव नालों से मिले। कई लोगों की हत्या के बाद उनके शवों को इतना क्षत विक्षत कर दिया गया था कि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। 22 फरवरी से 25 फरवरी के दौरान जिस समय ये दंगे फैल रहे थे, उस वक्त जी न्यूज ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए तभी आपको यह बता दिया था कि यह सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जी न्यूज की टीम ने लगातार 4 दिन और उसके बाद भी इस हिंसा की सुनियोजित पटकथा से पर्दा उठाया था। मैंने खुद 26 फरवरी को इन इलाकों में जाकर दंगा प्रभावित लोगों से बात की थी। आज आपको फिर से उस रिपोर्टिंग का पहले हम एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ये योजनाबद्ध तरीके से ये दंगे सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए थे। आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली के ये दंगे फरवरी में जो हुए थे, ये देश के पहले सोशल मीडिया दंगे हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिनमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल हुआ है, ट्विटर का इस्तेमाल हुआ है, फेसबुक का इस्तेमाल हुआ है। एक नकली इकोसिस्टम, एक नकली माहौल बनाने की कोशिश की गई है। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक हिस्सा शामिल रहा। देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े ऑथर्स, लेखक इसमें शामिल हो गए और आप सबको यह विश्वास दिला दिया गया कि जो नया नागरिकता कानून आया है, देश की जनता उसके बहुत खिलाफ है और ये जो दंगे हैं ये उसी गुस्से का नतीजा है। बल्कि स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। जमीन पर ऐसा कोई गुस्सा था नहीं और ये जो दंगे हैं ये पूरी तरह से प्रायोजित दंगे थे। सबसे पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहली बात तो ये कि जो दंगाई होता है वो दंगाई ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो दंगाई जब यहाँ पर आए तो आप चारों तरफ यहाँ ये देख सकते हैं सारी ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं, सारे के सारे। और जो खास बात यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि ये इस तरह की बोरियाँ देखिए आप। ये बोरी आप देख रहे हैं, इन बोरियों के अंदर ईंट पत्थर भर के रखे हुए हैं। एक बोरी ये है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इस बोरी को देखिए आप। ये जो बोरी है ये भी ईंट पत्थरों से भरी हुई है। इसके अंदर ये सारे पत्थर हैं, ये देखिए। और ये सारे पत्थर बोरियों में भरकर यहाँ लाए गए हैं ताकि पथराव किया जा सके। दंगाई जो हैं वो यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर पथराव करेंगे। अगर सुरक्षा बल आएंगे तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा। तो ये नफरत के पत्थर हैं। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है। हाँ जी, बत्ती देखो, बत्ती इसके अंदर बत्ती लगी है। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये पेट्रोल बम है सर। ये अच्छा, ये पेट्रोल बम देखो सर, बत्ती लगी हुई है इस पे। और इधर से काफिला आया और मारा चलेगा सर। ये पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है सर। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ। देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये इन सब के अंदर ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो कितना पेट्रोल है सर। इसमें कागज रखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे इसके अंदर ये जो है ये कपड़ा इन्होंने ऐसे ये बॉम्ब बनते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और उसके अंदर फिर ये आग लगाने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने। ये बिल्डिंग थी वो, ये वाली बिल्डिंग, यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम अच्छा, हाँ, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर यहीं था। मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ था सर। यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। ये मकान, एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी। देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ कर और यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है। पत्थर देखिए, पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं।
किस कदर लूट कर ले गए थे सर यहाँ तक तोड़ फोड़ जी। यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी, इसमें भी आग यहाँ से लगाई यहाँ से सर, क्रॉस उस वाले मकान में भी ये सीन दिखाऊंगा। अच्छा क्रॉस करके गए थे आग में। अच्छा, यहाँ से खड़े होकर इस मकान से खड़े होकर फिर वहां सामने पेट्रोल बम फेंके गए। क्या हुआ यही हमारा घर है, इसके पड़ोसी हैं हमारे तो बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। पत्थर कैसे तोड़ा ये? जनता इन्होंने बम के गोले फेंके, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। ताहिर हुसैन की इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए, इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए सर। हमारे बच्चे काट काट के नाले में फेंके गए हैं, बच्चे हमारे काट काट के नाले में फेंके गए हैं। मैं जाऊंगा अभी उस नाले में भी जाऊंगा, देखने के लिए जाएंगे। काम किया सर, प्री प्लानिंग थी सर। इस बिल्डिंग में देखा जाए आपको लगता है कि पहले से योजना बना के किया है? सर इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? पूरी प्लानिंग सर पूरी प्लानिंग सर इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? लड़का जो था अंकित शर्मा, जो आईबी में काम करता था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई, उसका जो शव है वो यहीं इसी नाले से मिला था। ये नाला है यहाँ पर, इस नाले में से शव निकल रहे हैं, यानी उनको मारा जा रहा है लोगों को यहाँ पर, और उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको इस नाले में कहीं ना कहीं डाल दिया जा रहा है। तो अब तक कितने शव मिल चुके हैं? यहाँ से 3 मिले हैं अभी तक। तो 3 शव यहाँ तक अभी मिल चुके हैं इस नाले में से। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी और कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, और उनको ऐसा शक है कि इस नाले में और भी कई शव हो सकते हैं, उन्हें मारकर हो सकता है यहाँ डाल दिया होगा दंगाइयों ने। लेकिन ये जगह आप देख लीजिए, अंकित शर्मा का शव यहाँ से मिला था। बहुत ही गंदा नाला है ये, यहाँ जाली लगी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये जो नाला है, यहाँ से उनका शव मिला है। हम तो यहाँ खड़े होकर उन्हें सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप सब लोगों की तरफ से भी श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं। ये सब कुछ देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत हो रहा था। भारत के दंगा शास्त्र की रचना कर रहे इस गैंग की कोशिश ये थी कि किसी तरह अपने ही देश की किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करवा दी जाए। आपको याद होगा, उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे, यानी टाइमिंग भी पहले से तय कर ली गई थी। मोबाइल फोन के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सड़क पर जमा की गई भीड़ तक सब कुछ एक योजना के तहत किया गया था। दिल्ली में हुए इन दंगों की पटकथा को जी न्यूज ने तब भी सबूतों के साथ आपको बताया था। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है वो भी इसी साजिश का खुलासा कर रही है। और इस समय मेरे पास दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिनमें दंगों की पूरी साजिश का मकसद दर्ज किया गया है। हमारी उस वक्त की रिपोर्टिंग में कही हुई एक एक बात आज इस चार्जशीट में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इस चार्जशीट में, फ्रॉम द डे दैट the results of 2019 parliamentary elections were declared, the tone and tenor of the public utterances of the key conspirators of the present case has shown a clear streak of affinity towards violence which had started playing out in their minds। मतलब 2019 के जो नतीजे आए थे तब से ही इन लोगों के मन में एक दुर्भावना पैदा हो गई थी, ऐसा इसमें लिखा है। और इसके अलावा द सिंगुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स वाज, वो ये थी कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है, पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है, उसे अंडरमाइन किया जाए, इसमें ऐसा लिखा है। और इसके जो टाइमिंग है, इसमें ऐसा लिखा है, इसकी टाइमिंग इस तरह से रखी गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए एक एम्बेरसमेंट की सिचुएशन पैदा हो जाए, भारत का अपमान पूरी दुनिया में हो, और ये बताया जाए कि देखिए ट्रंप साहब जब दिल्ली में हैं और उसी वक्त ये दंगे भी वहां पर चल रहे हैं। आपको याद होगा, उस समय हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एक हिस्से ने डोनाल्ड ट्रंप से पूरी कोशिश की थी कि कोई वो बयान निकलवा लें भारत के खिलाफ, जिसमें ये बात सामने आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार ये कह दें कि वो भी दिल्ली में हो रहे इन दंगों को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 25 फरवरी को दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली दंगों पर एक के बाद एक उनसे कई सवाल पूछे गए।
यानी मीडिया का एक हिस्सा भी भारत में ही भारत को बदनाम करने का काम जोर शोर से कर रहा था। उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें हमारे ही देश के पत्रकार कैसे दिल्ली दंगों के बारे में किसी तरह से उनका एक बयान उनके मुंह से निकलवा लेना चाहते थे, एक गलत शब्द निकलवा लेना चाहते थे। तो आपने देखा, कोशिश तो पूरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी बात कह दें जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय अपमान हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत समझदार निकले और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो भारत सरकार के लिए, भारत सरकार को शर्मिंदा करने वाला हो। वो समझ गए कि एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है। और उस समय जो लोग कह रहे थे, आपको एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जिस जगह पर ठहरे हुए थे, जिस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी बैठकें चल रही थी, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये दंगे हो रहे थे। और लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में हैं, ठीक उनसे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली जल रही है। और देखिए दिल्ली में कैसे सांप्रदायिक हिंसा फैल गई है। और दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण है? दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली पर पूरे भारत की, पूरे दुनिया की नज़र होती है। और उस समय तो पूरी दुनिया की दिल्ली पर नजर थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए हुए थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर थे तो हमें ये सब तस्वीरें देखने को मिल रही थी। अब आज आपको ये समझने वाली बात है कि ये सब कुछ उस समय क्यों हुआ, क्योंकि पूरा प्लान यही था। कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी, ये योजना चल रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहां आएंगे उसी समय, ठीक उन्हीं दिनों में ये हिंसा फैलाई जाएगी, ये दंगे ठीक उन्हीं दिनों करवाए जाएंगे। और इसके लिए महीनों से प्लानिंग चल रही थी। आज पूरे देश को यह बात समझने की है। साजिश करने वालों का प्लान था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का मकसद पूरा हो जाएगा। साथ ही ये संदेश भी जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और ऐसे समय में भी देश की राजधानी दिल्ली जल रही थी। भारत सरकार का जो पूरा कंट्रोल है, प्रशासन का पूरा कंट्रोल है, वो खत्म हो चुका है। इस चार्जशीट में कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट्स को शामिल किया गया है जिससे यह पता चलता है कि फरवरी 2020 की हिंसा की पटकथा असल में दिसंबर 2019 में ही लिखी जा रही थी, यानी 3 महीने पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी। आपको याद होगा उस समय दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था वॉरियर्स। सोचिए, दंगा फैलाने वाले लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं वॉरियर्स। इस ग्रुप में 29 दिसंबर का एक मैसेज है जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है, दिस इज अ ब्रेक थ्रू। 5 जनवरी 2020 को इस ग्रुप में एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें लिखा था कि CAA, NPR और NRC के खिलाफ औरतों का इनकलाब। फोटो में समय, दिन और जगह का भी जिक्र किया गया है। इसी दौरान DPSG नाम का एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। 17 फरवरी 2020 को इस ग्रुप में एक व्यक्ति ने लिखा कि हमारा प्रदर्शन अहिंसक यानी नॉन वायलेंट रहेगा, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। उसके बावजूद 22 फरवरी को दिल्ली में हिंसा भड़क गई। इससे यह साबित होता है कि 17 फरवरी को ही हिंसा भड़काने की बातें वहां पर चल रही थी। मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आज सबका प्रिंट आउट मैं यहां पर लेकर आया हूं। मेरे हाथ में इन सब व्हाट्सएप चैट्स के प्रिंट आउट हैं और इनमें क्या लिखा है आज मैं आपको बताता हूं। ये DPSG नाम का जो प्रिंट आउट, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें लिखा है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सम लोकल पीपल हैव एविडेंसेस ऑफ व्हाट यू ऑल वर सेइंग लास्ट नाइट अबाउट योर प्लान्स ऑफ रोड ब्लॉकेज, योर प्रपोजल टू इंसाइट वायलेंस। ध्यान देने वाली बात है, योर प्रपोजल टू इंसाइट वायलेंस। अंग्रेजी में यह लिखा है, इसका मतलब है जो आदमी लिख रहा है वो कह रहा है कि आपकी जो योजना है दंगा फैलाने की, दंगा भड़काने की, हिंसा भड़काने की, इसके बारे में वहां के लोकल लोगों को पता चल गया है, उनके पास सबूत है। फिर आगे लिखता है, डोंट प्ले विद फायर बिकॉज इट विल नॉट हर्ट यू, इट विल हर्ट अस बैडली। आग से मत खेलो, वो इन्हें चेतावनी दे रहा है। और फिर कह रहा है, आवर प्रोटेस्ट विल रिमेन नॉन वायलेंट। लेकिन शायद इस व्यक्ति की जो बात है वो मानी नहीं गई और इसके बाद दंगे भड़क गए। ये जो चैट मैं आपको बता रहा हूं, ये 17 फरवरी 2020 का चैट है और आप जानते हैं इसके कुछ ही दिनों के बाद दंगे, 3 दिन के बाद दंगे भड़क गए।
दूसरा जो हमने आपको बताया 29 दिसंबर 2019 की ये चैट है। तो सोचिए 29 दिसंबर 2019 में ये बातें चल रही हैं दिसंबर में, और दंगे भड़के हैं फरवरी में। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीने से ये प्लानिंग चल रही है। वॉरियर्स ग्रुप में लिखा है मुस्लिम विमेन ऑन रोड, दिस इज अ ब्रेक थ्रू। फिर लिखा है शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर से बात हुई है, उनकी कुछ सजेशंस थे, कल जब मिलेंगे तब एक बार उन सब के बारे में बैठकर बात कर लेंगे। शाहीन, इसका मतलब शाहीन बाग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो और दिल्ली दंगों के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं और ये लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक अगले दिन का बताता हूं। देयर इज अ वेरी गुड न्यूज कमिंग ऑन संडे, यानी 12/1/2020। उसमें लिखा है कि यूएन की कोई टीम अब वहां पर आ रही है शाहीन बाग में, और वो इसके बारे में पूरा जायजा लेगी। इसी तरह की पूरी बातचीत अगर आप देखें इन सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चैट्स ऐसी ही चल रही हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि कई महीनों की ये प्लानिंग है। और शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, शाहीन बाग के प्रदर्शन को जो लोग आयोजित कर रहे थे, वही लोग दिल्ली के दंगों में भी सक्रिय थे। दिल्ली दंगों को आप इस देश के पहले सोशल मीडिया दंगे कह सकते हैं। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, फेसबुक पोस्ट किए गए, ट्विटर पर मैसेजेस दिए गए, और इन तरीकों का इस्तेमाल लगातार जारी रहा। इसमें हैशटैग्स बनाए गए, नकली हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया गया। और जब आप लोग यहां पर आते होंगे तो आपको लगता होगा सोशल मीडिया पर कि यह सब ट्रेंड कर रहा है और देश का मूड यही है। और आपको ग्रुप्स के नाम बताते हैं, मैं आपको दोबारा से वो ग्रुप्स का नाम बताता हूं क्या क्या लिखा है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, वॉरियर, खिदमत, औरतों का इनकलाब, DPSG, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कई ग्रुप्स बनाए गए जिनके जरिए दिल्ली में दंगों की प्लानिंग चल रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम वॉरियर्स था, उसमें हुई चैट्स के बारे में मैं आपको अभी पढ़कर बता चुका हूं, और फिर से बता देता हूं। इस ग्रुप को दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा ने 27 दिसंबर 2019 को बनाया था। ग्रुप बनाने के बाद गुल हसन ने लिखा, मैंने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप से आपको योजना की जानकारी दी जाएगी। किस चीज की योजना? दंगों की योजना। 29 दिसंबर को गुल हसन ग्रुप में लिखती हैं, कल प्लीज थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, 10 बजे सुबह आ जाएं ताकि कैंपेन हो सके। 17 जनवरी 2020 का एक और मैसेज है, जल्द से जल्द सभी औरतें प्रोटेस्ट की जगह पर पहुंचें, फोर्स बढ़ती जा रही है, औरतों की संख्या बहुत कम है। ध्यान देने वाली बात यह है, औरतों की संख्या बहुत कम है, फोर्स बढ़ती जा रही है। फोर्स का सामना किससे करवा रहे हैं? औरतों से। हमने आपको पहले भी बताया था, जो इस तरह के जो दंगाई होते हैं, ये सबसे पहले इनकी जो एक स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है, वो ये कि ये पुलिस फोर्स के सामने, सुरक्षा बलों के सामने औरतों को कर देते हैं और बच्चों को कर देते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा शाहीन बाग में बड़ी संख्या में औरतें बैठा करती थी ताकि उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल ना हो सके, और बच्चों को वहां बैठाया जाता था। औरतें और बच्चों को सामने लाकर पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर पैदा की जाती है, और उससे ऐसा लगता है कि देश के परिवार इस पूरी मुहिम से जुड़ गए हैं, परिवारों की औरतें और बच्चे बाहर आ गए हैं, और उससे ऐसा लगता है सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक है, सब कुछ बहुत नेचुरल है, और ये दंगा नहीं है बल्कि ये लोगों का गुस्सा फूटकर सामने आ रहा है। और यहां पर भी यही किया गया, बुर्के पहनाकर औरतों को सड़क पर बैठा दिया गया, फोर्स के सामने ला दिया गया। आपको कई बार ऐसे उस जमाने में भी ये तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी जहां औरतें बुर्का पहनकर सड़कों पर उतर आईं, पुलिस को उन्होंने घेर लिया, और सुरक्षा बलों के सामने नतीजा ये था कि सुरक्षा बल इनके ऊपर ना तो लाठी चला सकते थे, ना इनके ऊपर बल प्रयोग कर सकते थे, और उसी दौरान दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हुए, कुछ मारे भी गए। 23 फरवरी 2020 को सुबह 7:35 का एक और मैसेज है। हौजरानी में महिलाएं सो रही थीं, लेकिन सब सीलमपुर में चक्का जाम सुनकर पूरी ताकत से उठ गईं और समर्थन में नारे लगा रही हैं। 23 फरवरी को एक और मैसेज फॉरवर्ड होता है जिसमें लिखा है, ऐतिहासिक भारत बंद की शुरुआत जाफराबाद सीलमपुर दिल्ली से कर दी गई है, दिल्ली के साथ जाफराबाद पहुंचे। आज संवैधानिक दायरे में रहते हुए पूरा भारत बंद किया जाएगा। भाजपा सरकार को बहुजनों की ताकत का एहसास करवाया जाएगा। दिल्ली दंगों की जांच में सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, वो ये कि दंगाइयों ने चुन चुन कर उन्हीं गाड़ियों में आग लगाई जिनके मालिक
एक खास धर्म के थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज जो आज हमने आपके सामने रखी है, जो बड़ा खुलासा किया है, वो ये कि ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था, जिसमें व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल हुआ, ग्रुप्स बनाए गए। ये पहली बात। दूसरी बात, और पहली बात में ये भी बात शामिल कर लीजिए आप कि ये जो दंगों की योजना कई महीनों से चल रही थी। अब दूसरी बात है, आप बार बार जब कहते हैं कि धर्म को बीच में मत लाइए, लेकिन अब यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन गाड़ियों में ही आग लगाई गई जो गाड़ियां किसी खास धर्म के लोगों की थीं। देश में जितने भी धार्मिक दंगे हुए हैं उनमें लोगों पर हमले का कारण उनका धर्म होता है, लेकिन दिल्ली दंगों में आरोपियों ने गाड़ियों का भी धर्म ढूंढ निकाला। दंगाइयों ने गाड़ियों का धर्म सबसे पहले चेक किया। कैसे चेक किया? पहले धर्म चेक किया कि इसका मालिक कौन है, ये देखा, और मालिक का धर्म क्या है पहले ये चेक किया। उसके बाद ये तय किया गया किस गाड़ी में आग लगानी है और किस गाड़ी को सुरक्षित छोड़ देना है। दंगाइयों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने से पहले ई वाहन ऐप का इस्तेमाल किया। एक ऐप होता है जिसका नाम है ई वाहन ऐप, जिससे अगर आप उस ऐप पर जाएं तो पता चल जाता है कि ये गाड़ी किसकी है और किसके नाम पर है। तो ई वाहन ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की एक सर्विस होती है जिसके जरिए आप इंटरनेट या एसएमएस से ही ये पता कर लेते हैं कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सर्विस उसके पते की जानकारी भी देती है। दंगाइयों ने पहले ई वाहन सर्विस के इस्तेमाल से गाड़ियों के नंबर से रजिस्ट्रेशन की जानकारी जुटाई, ये चेक किया कि ये किसकी गाड़ी है। फिर धर्म के आधार पर गाड़ी को चुना गया और एक धर्म विशेष की गाड़ियों को जला दिया गया। लेकिन अगर किसी गाड़ी के मालिक का नाम उनके खुद के समुदाय से आता है तो दंगाइयों ने उन गाड़ियों को छोड़ दिया। यहां पर आज मैं धर्म का नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं बताना भी नहीं चाहता आपको कि किस धर्म की गाड़ियों को जला दिया गया और किस धर्म के लोगों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया। आपके अपनी कल्पना शक्ति के ऊपर हम छोड़ देते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस धर्म के लोगों की गाड़ियां जली थीं और किस धर्म के लोगों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया। लेकिन दंगों के साइंस में, दंगों के इस विज्ञान में, दंगों के इस दंगा शास्त्र में ये एक नई चीज है जिसमें दंगाई ये चेक कर रहे हैं कि गाड़ी किसके नाम है और फिर ये देखकर कि गाड़ी का मालिक किस धर्म का है उसके हिसाब से तय किया जा रहा है कि गाड़ी जलेगी या गाड़ी बचेगी। सोचिए किस हद तक ये प्लानिंग की गई है। दिल्ली में भड़की हिंसा के लिए कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे तो कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। इनमें हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जिन्होंने इस काम में, इस आग को फैलाने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। अभी हमने आपको बताया किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दंगे फैलाए गए थे, लेकिन सवाल सिर्फ दंगों का नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रहे समाज, संबंध और मर्यादाओं को तोड़ने वाली सोच का भी है। अब दुनिया के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि सोशल मीडिया से समाज की नेटवर्किंग हो रही है या फिर समाज और समुदायों को तोड़ा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में इस बात पर बहस छिड़ी है कि सोशल मीडिया मानवता के लिए वरदान है या फिर ये अभिशाप है। ये समाजों को जोड़ती है या ये समाजों को तोड़ती है। आज सोशल मीडिया एक वैचारिक नशा बनता जा रहा है जो किसी भी अफीम, चरस और गांजे के नशे से ज्यादा खतरनाक है। इस डिजिटल दुनिया को लेकर सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सोशल मीडिया को हम नियंत्रित कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हम सबको नियंत्रित कर रहा है। रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके पास? सोशल मीडिया का यह डिलेमा, यह दुविधा हमारे वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर रही है। क्या सोशल मीडिया के वैचारिक प्रदूषण को देखते हुए अब उसके लिए गाइडलाइंस बनाने का समय आ गया है? ये एक बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर कौन व्यक्ति क्या लिख रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी अब होनी ही चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि आजकल इंटरनेट पर जो पत्रकारिता हो रही है, जो वेबसाइट्स आ रहे हैं और वो वेबसाइट्स अक्सर फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो नए नए यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं। आप जानते हैं इस देश में आज कोई भी व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है और उस यूट्यूब चैनल पर वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, कोई भी गलत जानकारी दे सकता है, कोई भी फेक न्यूज़ फैला सकता है। ऐसे लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक हमारे देश में नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी यह है कि इन सब लोगों पर पहले हम लगाम लगाएं।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.